ओलिगोसेकेराइड्स में मैंने आपको 3 नाम बताए थे, सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। जो सुक्रोज होता है यह ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के मिलने से बनता है। जो माल्टोज होता है उसमें 2 मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के ही होते हैं, और जो लैक्टोज होता है इसमें 1 मॉलिक्यूल गैलेक्टोज और 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज इसके मिले हुए होते हैं। इसमें आपको यही चीज याद रखना है, दोनों का आप रिंग बनाएंगे और वो दोनों रिंग आपस में जुड़ेंगे, और जिस बॉन्ड के द्वारा वो दोनों मोनोसेकेराइड्स आपस में जुड़ करके यह डाइसेकेराइड्स बनाएगा, उस बॉन्ड को कहा जाता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। उसके बाद एक आता है पॉलीसेकेराइड्स। इसमें भी 3 चीज है। एक यहां पर स्टार्च। स्टार्च के बारे में मैंने शायद आपको बताया होगा या नहीं भी बताया होगा, सुन लीजिए। स्टार्च के मेन 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज वाटर में सॉल्युबल होता है, लीनियर स्ट्रक्चर होता है, आयोडीन के साथ यह ब्लू कलर का टेस्ट देता है। जबकि दूसरी ओर एमाइलोज पैक्टिन ये ब्रांच्ड चेन होता है, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, यह आयोडीन के साथ ब्लू कलर का टेस्ट नहीं देता है। तो ये दोनों मिल करके स्टार्च बनाते हैं। उसके बाद यहां पर होता है सेल्यूलोज, दूसरा पॉलीसेकेराइड्स। सेल्यूलोज ह्यूमन बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होता है, हालांकि सेल्यूलोज के 1 मॉलिक्यूल में ग्लूकोज के मिनिमम 300 और मैक्सिमम 3000 ग्लूकोज के यूनिट्स होते हैं। और एक होता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च के नाम से बोला जाता है। जैसे कि आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, एक नॉर्मल इंसान के शरीर में, उसके ब्लड में कितने ग्राम चीनी पाए जाते हैं? भाई ब्लड के अंदर शुगर तो है ना? ब्लड के अंदर शुगर है 5 ग्राम। अरे वाह, क्लैपिंग हो जाए इनके लिए, बिल्कुल सही। 5 ग्राम, 5 से 5.5 ग्राम के बीच रहता है। और खाने पीने में तो हम लोग 2-2 किलो मिठाई खा लेते हैं। अब शरीर में तो जरूरत थी 5 ग्राम चीनी की, और डाल दिया आपने 50 ग्राम या 5 किलो, तो बाकी चीनी का क्या होगा? यदि आपके शरीर में इंसुलिन प्रॉपर क्वांटिटी में रिलीज हो रहा है, तो जितना भी ग्लूकोज है उसमें से कुछ ग्लूकोज तो एनर्जी कन्वर्ट करने में खर्च हो जाएगा, और जो बच गया वह ग्लाइकोजन में बदल जाता है। तो यहां पर ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च के नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि पौधे में जो कार्बोहाइड्रेट डिपॉजिट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और एनिमल में जो कार्बोहाइड्रेट डिपॉजिट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट अपना कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं हम लोग यहां पर प्रोटीन्स के लिए। एक्चुअली यहां पर मैं आपको एमिनो एसिड के बारे में बता दूं। पहले अल्फा एमिनो एसिड, शायद आपको दिखाई पड़ भी रहा होगा या नहीं भी पड़ रहा होगा, लेकिन आवाज जरूर जा रही होगी आपके कानों तक। तो ये जो अल्फा एमिनो एसिड होता है, तो ये अल्फा एमिनो एसिड इज द यूनिट ऑफ प्रोटीन। अल्फा एमिनो एसिड इज द यूनिट ऑफ प्रोटीन। दुनिया का कोई भी प्रोटीन हो उसमें अल्फा एमिनो एसिड जरूर होंगे।
और अल्फा एमिनो एसिड का जो नेचर होता है वो होता है एम्फोटेरिक। अल्फा एमिनो एसिड का नेचर कैसा होता है? एम्फोटेरिक। देखो एम्फोटेरिक का मतलब होता है, जो आप में से मेडिकल के स्टूडेंट्स होंगे उनको पता होगा, एम्फीबिया का नाम आप लोगों ने सुना है। तो एम्फीबिया का मतलब ही होता है कि जो दो जगह रहे, पानी में भी रहे और जमीन पर भी रहे। तो उसी तरीके से जो एमिनो एसिड है इसमें दो तरह के नेचर होते हैं, एसिड के भी नेचर होते हैं और बेस के भी नेचर होते हैं। यही कारण है कि इसे एम्फोटेरिक कहा जाता है। यदि एक जनरल फॉर्मूले की बात कर लें एमिनो एसिड का, तो यहां पर बीच में कार्बन मैंने लिखा है, यहां पर COO और H जो कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यहां पर NH2 जो कि एमाइन ग्रुप है, यहां पर R और यहां पर H। याद रहे इस R का मतलब एल्काइल नहीं है। ऐसे जनरली एल्काइल को हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहां पर R का मतलब एल्काइल ग्रुप नहीं समझना है। यह एक वेरिएबल है। R का मीनिंग यहां पर कुछ भी हो सकता है। R का मतलब यहां पर H भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, या CH2 CH3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहां पर R का मतलब CH2 COOH भी हो सकता है। तो यहां पर R एक वेरिएबल है। यह जनरल फॉर्मूला ऑफ एमिनो एसिड है। अभी तक के रिसर्च के अकॉर्डिंग 20 एमिनो एसिड्स की पहचान की जा चुकी है, और यही 20 एमिनो एसिड्स मिलकर के वेरियस टाइप्स के प्रोटीन्स बनाते हैं। दुनिया का कोई भी प्रोटीन होगा आज के डेट में, जितना अभी तक साइंस ने डेवलप कर लिया है, उसके हिसाब से उसके अंदर उन्हीं 20 में से कोई होंगे। जो 20 एमिनो एसिड्स होते हैं, यदि हम यहाँ पर एमिनो एसिड्स का क्लासिफिकेशन करें तो कई अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। एक तो हम इसके नेचर के आधार पर, एमिनो एसिड्स के पास जो फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके कारण एसिडिक नेचर होना चाहिए। यह एमाइन है, इसके कारण बेसिक नेचर होता है। एक ही मॉलिक्यूल में यदि दोनों इक्वल नंबर हों, यानी कि एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और एक एमाइन ग्रुप है, तो यह न्यूट्रल अल्फा एमिनो एसिड कहलाएगा। लेकिन यदि मान लीजिए यहां पर R के जगह पर CH2 COOH होता, यानी कि ये वाला चीज होता, तो अब देख लीजिए कि दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गए क्या, और एक एमाइन ग्रुप हो गया। तो यहां पर एसिडिक नेचर क्या हो गया? डोमिनेंट हो गया। तो अब इस एमिनो एसिड को क्या कहा जाएगा? एसिडिक अल्फा एमिनो एसिड। ठीक है। एग्जाम्पल में एस्पार्टिक एसिड, जो कि एक अल्फा एमिनो एसिड है, एसिडिक नेचर का। यदि मान लीजिए कि यहां पर NH2 होता, थोड़ी देर के लिए, मुझे याद नहीं है, लेकिन यहां पर यदि NH2 होता तो दो NH2 हो जाता और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो जाता, तो उसका नेचर क्या हो जाता? बेसिक। यानी कि इस तरीके से देखा जाए तो एमिनो एसिड्स आर मेनली डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड एमाइन ग्रुप।
न्यूट्रल एमिनो एसिड, एसिडिक एमिनो एसिड एंड बेसिक एमिनो एसिड। और इन्हीं 20 में से ये बटे हुए होंगे, ऐसा नहीं कि ये 20 के अलावे है। जो टोटल 20 एमिनो एसिड्स मैंने बताए उन्हीं के अंदर ये 3 अलग अलग होते हैं। उसके बाद कुछ एमिनो एसिड्स हमारे बॉडी के अंदर तैयार होते हैं और कुछ एमिनो एसिड्स हमें भोजन के द्वारा, फूड के थ्रू लेना पड़ता है। उसका सिंथेसिस हमारे या आपके बॉडी में नहीं होता है। तो रिक्वायरमेंट के आधार पर यदि हम इसका क्लासिफिकेशन करें तो इसेंशियल एमिनो एसिड एंड नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड बनता है। इसेंशियल एमिनो एसिड का मतलब कि अत्यंत आवश्यक है, आपको भोजन के थ्रू लेना ही पड़ेगा। यानी कि सच टाइप ऑफ एमिनो एसिड इट कैन नॉट सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी। वह एमिनो एसिड जिसका सिंथेसिस हमारे बॉडी के अंदर नहीं होता है, दैट इज नोन एज इसेंशियल एमिनो एसिड। और नॉन इसेंशियल का मतलब जो हमारे बॉडी के अंदर बन रहा है और जो चीज़ हमारे घर के अंदर खुद है वो बाहर से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए यदि मेरे बेटा को केमिस्ट्री पढ़ना है तो केमिस्ट्री का उसको ट्यूशन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उतना तो मैं ही पढ़ा दूंगा उसको। लेकिन यदि उसको फिजिक्स पढ़ना है तो उसके लिए वह इसेंशियल है, क्योंकि मैं फिजिक्स नहीं पढ़ा सकता हूँ। तो जो हमारे पास हमारे शरीर में एमिनो एसिड बनते हैं वह नॉन इसेंशियल, क्योंकि इसकी हमें बाहर से ज़रूरत नहीं है, और जिसका सिंथेसिस नहीं होता है वह इसेंशियल, यानी कि वो हमें बाहर से चाहिए ही चाहिए। यहाँ तक सबों के समझ में आ गया। एक इसी में और बात है, देखो ये चैप्टर बहुत मस्त है, कहानी के रूप में सुनते रहो, ये चैप्टर ही याद हो जाएगा। यहां तक किन्हीं को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। अच्छे तरीके से सबों के समझ में तो आ रहा है ना। अब यहां पर इसके कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह के बारे में भी बात करते हैं। इसमें बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट जो एमिनो एसिड होता है, देखिए जब भी मैं एमिनो एसिड बोल रहा हूं तो आप इसे अल्फा एमिनो एसिड ही समझना, बार बार अल्फा जुबान से नहीं निकलता है, इसलिए ये अंडरस्टूड है कि एमिनो एसिड मीन्स अल्फा एमिनो एसिड। कहा जाता है कि जो एमिनो एसिड है यदि यह एसिडिक मीडियम में हो, यदि एमिनो एसिड एसिडिक मीडियम में हो तो यह कैटायनिक होता है। कैटायनिक कौन सा? तो इसके ऊपर 1+ चार्ज होगा। जब आप बुक में पढ़ेंगे तो ब्रैकेट में सिर्फ 1 लिखा हुआ है, आपको समझना है कि इसके ऊपर 1+ है। और इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई सॉल्यूशन आपने ले लिया और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो कैटायनिक है तो यह कैथोड की ओर अट्रैक्ट होगा। इसका जो मूवमेंट होता है टुवर्ड्स द कैथोड। और यदि बेसिक मीडियम में एमिनो एसिड है तो यह एनायनिक की तरह बिहेव करता है, यानी कि 3- तो यह एनोड की ओर अट्रैक्ट होगा। एक पर्टिकुलर पीएच पर, पीएच तो समझ में आ रहा है, पीएच वैल्यू, पर्टिकुलर पीएच वैल्यू और पर्टिकुलर कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर पर अब यह जो एमिनो एसिड है यह न्यूट्रल डायपोल की तरह बिहेव करता है। अब वहां पर उस आयन के ऊपर 2 चार्ज हो जाते हैं और अब वहां पर नेट माइग्रेशन 0 हो जाता है। तो जितने पीएच वैल्यू पर इस डायपोलर एमिनो एसिड का माइग्रेशन नेट 0 हो जाए,
न तो वह एनोड की ओर मूव कर सके और न ही कैथोड की तरफ मूव कर सके जितने पीएच वैल्यू पर। इस पॉइंट को आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहा जाता है। अब अलग अलग एमिनो एसिड के लिए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट अलग अलग होंगे। ऐसा नहीं है कि एक का मैंने बोल दिया 6.1 पीएच तो सबों के लिए इतना ही होगा, और ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि केवल इसमें आपसे डेफिनेशन पूछा जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसमें एक नाम आता है ज्यूटर आयन। देखिए ज्यूटर आयन क्या चीज़ है। मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर कोई एमिनो एसिड है। यदि कार्बोक्सिलिक ग्रुप का H यहाँ से माइग्रेट हो जाए तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, और यहाँ पर यह H प्लस आकर के ऐड हो गया तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस। तो अब ये क्या कहलाएगा? ज्यूटर आयन कहलाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का H पॉजिटिव माइग्रेट होकर के कहां पर आ गया? एमाइन वाले ग्रुप पर। तो एमाइन वाले ग्रुप पर आने के बाद ये क्या बन गया? डाइपोलर मॉलिक्यूल बन गया। क्या? एक पोल यहां पर, एक पोल यहां पर। इसी को कहा जाता है ज्यूटर आयन। और एक अंदर की बात बता दूं, यदि बोर्ड वाले ने चाह लिया कि बच्चे को मुझे फेल करना है तो नाम बदल देगा। ज्यूटर आयन का दूसरा नाम है इंटरनल सॉल्ट। ज्यूटर आयन का दूसरा नाम है इंटरनल सॉल्ट। 99% बच्चे ज्यूटर आयन याद कर लेते हैं, इंटरनल सॉल्ट कोई नहीं देखता है। तो आपको दोनों नाम याद रखना है। समझ में आ गया? अब यहां से कुछ और आगे चलते हैं। अब हम लोग यहां पर बात करेंगे प्रोटीन्स के बारे में। सर जी आपने तो अभी एमिनो एसिड के बारे में बताया है, प्रोटीन तो आपने पढ़ाया ही नहीं। तो देखो होता क्या है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स वाले में मैंने आपको बताया कि भाई कार्बोहाइड्रेट्स वाले में मैंने बताया कि जब दो मोनोसेकेराइड्स आपस में जुड़ते हैं तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाता है। उसी तरीके से जब दो एमिनो एसिड आपस में जुड़ेंगे तो वहां पर पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं। मैं दिखाता हूं कि किस तरीके से बनता है। जितने बच्चे को दिखाई पड़ जाए समझ लेना, नहीं तो आवाज को सुन करके समझने की कोशिश करना, और नहीं तो फिर जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो वहां से देख लेना। यहां पर NH2, यहां पर R, यहां पर H, यहां पर C डबल बॉन्ड OH। ये हमने एक अल्फा एमिनो एसिड लिखा। यहां पर NH2, फिर यहां पर CRH और यहां पर COOH। अब क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का यहां से OH और एमाइन का H, ये यहां से वाटर बन करके रिमूव हो जाएगा। ठीक है, कंडेंसेशन हो गया यहां पर। अब आपके पास क्या बचा? H2N CR H C डबल बॉन्ड O। अब यह डायरेक्ट इस N से जुड़ जाएगा। फिर यहां पर CR H और यहां पर COOH। तो ये जो बीच में देख रहे हैं CONH, जहां पर मैं सर्कल बना रहा हूं, यह कहलाता है पेप्टाइड लिंकेज।
यह जो बॉन्ड बना CO सिंगल बॉन्ड NH, इस लिंकेज को कहा जाता है पेप्टाइड लिंकेज। और जब दो एमिनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो यह जो बड़ा सा मॉलिक्यूल आपको दिखाई पड़ रहा है इसे कहा जाएगा पेप्टाइड। अब ऐसे ऐसे बहुत सारे पेप्टाइड्स मिल जाए तो फिर क्या बन जाएगा? ओलिगोपेप्टाइड। क्या बन जाएगा? ओलिगोपेप्टाइड। कितने ऐसे जुड़ेंगे भाई? तो 10, यानी कि 2 से लेकर के 10 तक हो तो वह ओलिगो ही कहलाता है। 2 एमिनो एसिड से 10 एमिनो एसिड्स तक हो तो उसे ओलिगोपेप्टाइड ही कहते हैं। लेकिन यदि 10 से ज्यादा हो जाए और 100 से कम रहे तो फिर उसे पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। यहां तक समझ में आया क्या? लेकिन यदि 100 पूरा हो जाए एमिनो एसिड या 100 से ज्यादा हो जाए और इसका मोलर मास, जिसे कि मोलिकुलर मास कहते हैं, 10,000 यू का तो मतलब समझ में आ रहा होगा, एटॉमिक मास यूनिट। 10,000 यू हो जाए इसका मास, तो इस पॉलीपेप्टाइड को आप पॉलीपेप्टाइड नहीं कहेंगे, इसे प्रोटीन कहेंगे। अब यहां पर बहुत ही मजेदार एक क्वेश्चन उठ गया जो कि जनरली कंपटीशन में पूछा जाएगा। यदि आप में से कोई नीट का एग्जाम देने वाले हैं तो आज डिक्लेयर कर रहा हूं कि यह क्वेश्चन श्योर शॉट है। एक ऐसा प्रोटीन जिसमें कि 100 एमिनो एसिड्स नहीं होते हैं। हाँ, इधर से आवाज आ रही, बोलिए भाई। सीमा बोल रही हो क्या? नाम नहीं पता सर, इतना पता है 51 होते हैं। बिल्कुल सही, 51 होते हैं और उसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन एक ऐसा प्रोटीन है जिसके पास 100 एमिनो एसिड्स नहीं होते हैं, 51 एमिनो एसिड्स होते हैं। तो हर चीज में एक्सेप्शनल होता है, तो एक्सेप्शनल को याद रखना है, इसके ऊपर बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ गया क्या? अब यहां पर और बात करते हैं। अब हम लोग प्रोटीन के ऊपर पहुंच चुके हैं। अब यहां पर प्रोटीन का फिर क्लासिफिकेशन करेंगे। एक होता है सिंपल प्रोटीन, दूसरा होता है कंजुगेटेड प्रोटीन और तीसरा होता है डेराइव्ड प्रोटीन्स। सिंपल प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन का मतलब वह प्रोटीन जिसका जब हाइड्रोलाइसिस किया जाए, उसे डिकम्पोज किया जाए, तो डिकम्पोज करने पर उससे हमें सिर्फ और सिर्फ एमिनो एसिड ही मिलते हैं और कुछ नहीं मिलता है। सच टाइप ऑफ प्रोटीन इज नोन एज सिंपल प्रोटीन। लेकिन कुछ प्रोटीन्स ऐसे भी होते हैं कि उसका आपने हाइड्रोलाइसिस तो किया, एमिनो एसिड भी मिला, लेकिन साथ में कुछ नॉन प्रोटीनस पार्ट्स भी मिलते हैं। अब नॉन प्रोटीनस पार्ट्स में आपको फास्फोरस मिल जाए, फैट मिल जाए, कार्बोहाइड्रेट मिल जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर एमिनो एसिड के अलावे भी कुछ मिला हुआ था। तो जब कोई भी 2 चीज मिल जाते हैं तो उसे कंजुगेटेड कहते हैं। जब कोई 2 चीज मिले हुए होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? कंजुगेटेड कहलाते हैं। तो दूसरा कौन सा प्रोटीन हो गया? कंजुगेटेड प्रोटीन। समझ में आ गया? यदि कोई ऐसा प्रोटीन जिसका आपने हाइड्रोलाइसिस किया, हाइड्रोलाइसिस करने के बाद सिर्फ और सिर्फ आपको एमिनो एसिड मिलता है तो उसे सिंपल प्रोटीन, यदि एमिनो एसिड के साथ कुछ नॉन प्रोटीनस पार्ट भी मिलते हैं तो वह कहलाएगा कंजुगेटेड प्रोटीन्स। और एक होता है डेराइव्ड प्रोटीन्स, जो कि 100% हाइड्रोलाइज्ड होते ही नहीं है, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस होगा।
तो जब पार्शियल हाइड्रोलाइसिस होगा तो वह कभी भी एमिनो एसिड नहीं देगा, वह पेप्टाइड तक आकर के रुक जाएगा। यहां तक तो मुझे लगता है कि आपके समझ में आ गया होगा। अब प्रोटीन के वो टाइप में बताने जा रहा हूं जो कि बोर्ड के एग्जाम में प्रायः पूछे जाते हैं किसी न किसी सेट में। अब पता नहीं कि इस साल पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा, वो तो मैं फरवरी में बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि फरवरी तक मुझे सब पता लग जाता है कि कौन से क्वेश्चन किस में पूछे जाने हैं। अब यहां पर समझ लीजिए, तो शेप के आधार पर एक होता है फाइब्रस प्रोटीन और एक होता है ग्लोबुलर प्रोटीन। प्रोटीन्स के दो टाइप हो गए उसके मॉलिक्यूलर शेप के आधार पर। एक होता है फाइब्रस प्रोटीन और दूसरा होता है ग्लोबुलर प्रोटीन। अब नाम से ही पता लग रहा है फाइबर का मतलब रेशा होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और ग्लोबुलर का मतलब ओवल हो गया, स्फेरिकल हो गया। जो ओवल शेप में हो, स्फेरिकल शेप में हो, वह ग्लोबुलर प्रोटीन। जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो वो फाइब्रस प्रोटीन। ये दो चीज समझ में आ गया। दूसरी बात, ये जैसे कि बाल है, नाखून है, ये मसल्स है, ये सभी फाइब्रस प्रोटीन्स के ही बने हुए होते हैं। अब जब स्नान करते तो गंजे तो नहीं हो जाते हैं ना? नहीं, क्योंकि ये बाल वाटर में सॉल्युबल नहीं है। तो ये बाल वाटर में सॉल्युबल नहीं है, तो इसका मतलब जिस चीज से ये बाल बना है वह भी वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। तो इट मीन्स कि फाइब्रस प्रोटीन इज इनसॉल्युबल इन वाटर। याद हो गया? फाइब्रस प्रोटीन इज इनसॉल्युबल इन वाटर। लेकिन जितने भी एंजाइम्स हैं, जितने भी हार्मोन्स हैं, ये सब के सब एक जगह से दूसरी जगह लिक्विड के फॉर्म में जाते हैं। इसका मतलब वो वाटर में सॉल्युबल है। अब जो मेडिकल के स्टूडेंट्स होंगे उनको पता होगा एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड का। इसमें कितने बच्चे हैं भाई मेडिकल के? एक भी नहीं है। हाँ, ये गुड़िया है। अब मैं पूछूंगा कुछ नहीं, मुझे पता है कि आप लोग टैलेंटेड है, ठीक है। अरे एक्चुअली क्या करें, कभी कभी मेरे अंदर जूलॉजी का कीड़ा उठ जाता है और 92 की बात याद आ जाती है, क्योंकि मैंने 92 में पहला एमएससी किया था। हाँ, तो कभी कभी मुझे भी लगता है कि मुझे भी जूलॉजी पढ़ा ही देना चाहिए। और तो देखो ना, अभी बोलेंगे तो ये सब बेहोश ना हो जाए, इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूँ। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, इससे जो भी ये हार्मोन्स निकलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन्स निकलते हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड से एंजाइम्स निकलते हैं। तो जो हार्मोन्स होते हैं उसको एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए उस ग्लैंड के पास अपना कोई डक्ट नहीं होता है, अपनी कोई नली नहीं होती है। इसलिए यदि उसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता है तो वह उसे ब्लड में डाल देता है। तो ब्लड में वाटर भी तो है, तो इसका मतलब वो चीज वाटर में सॉल्युबल होगा। तो ग्लोबुलर प्रोटीन क्या हो गया? सॉल्युबल इन वाटर। देखो, कोई भी चीज आप याद करें लिंक बना करके। कल या परसों मैंने आपको विटामिन पढ़ाया था, मैंने अपलोड कर दिया है। जो थोड़ा सा रह गया था उसको भी मैंने तैयार कर लिया, देख लीजिएगा यदि आपकी इच्छा हो तो यहां पर आपको पता लग गया कि जो फाइब्रस प्रोटीन होता है इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर और ग्लोबुलर प्रोटीन इज सॉल्युबल इन वाटर। अब यहां पर एग्जाम्पल भी याद रख सकते हैं, पता लग ही गया। अब बाल में जो
ये प्रोटीन पाए जाते हैं वो केराटिन पाया जाता है। जो मसल्स होते हैं इसमें मायोसिन होते हैं, तो ये फाइब्रस प्रोटीन का एग्जाम्पल हो गया। और अभी अभी 2 मिनट पहले इंसुलिन वगैरह का नाम हम लोगों ने सुना ही था। कोई भी एंजाइम, कोई भी हार्मोन्स का नाम लिख दो जो आपको याद है, वो ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इस तरीके से, हाँ कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। सर आपने कहा कि केराटिन जो होता है H2O में डिसॉल्व नहीं होता, हाँ, मिल्क में भी तो केराटिन होता है, उसमें केसिन होता है। काऊ मिल्क में होता है सर। दूध में तो भैया केसिन होता है, केराटिन नहीं होता है। एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे माँ सरस्वती की कृपा से जुबान से सत्य ही निकलते हैं, और यदि गलत होता है तो मैं वो बोलता ही नहीं हूँ। पारस सिंह उतना ही बोलता है जितना जानता है, वरना बोलता ही नहीं है, ठीक है। हाँ बस ठीक है, अब मूड फ्रेश तो हो गया ना। हाँ, नींद तो नहीं आ रही है ना किसी को, ठीक है। अब यहाँ पर प्रोटीन का लास्ट लेक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। एक होता है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, एक होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 1 नंबर में जनरली पूछा जाता है, और वो है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। देखो, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का मतलब क्या होता है? डी का मतलब होता है निकल जाना, खत्म हो जाना, और नेचर का मतलब स्वभाव। यदि किसी का कोई स्वभाव है और वो स्वभाव बदल जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? डीनेचुरेशन। अब यहां पर देखिए, यहां पर समझ लीजिए, जो प्राइमरी प्रोटीन होता है वो बिल्कुल लीनियर होता है, जो सेकेंडरी प्रोटीन होता है वह क्वाइल की तरह होता है, जो टर्सरी प्रोटीन होता है वो थोड़ा ज़्यादा ही क्वाइल्ड हो जाता है, मोर फोल्डेड होता है, ठीक है। ये हुआ प्राइमरी प्रोटीन, ये सेकेंडरी और ये टर्सरी। इसमें एक स्ट्रेट चेन है, इसमें यही चेन क्वाइल बन गया है, इसमें यही क्वाइल और मोर फोल्डेड हो गया है। और जो क्वार्टरनरी की बात कर रहे हैं, इसमें क्या होता है? यहां पर डिफरेंट चेन्स आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं। देख रहे हैं क्या? इसमें मैंने अलग अलग चेन को दिखा रखे हैं और ये आपस में इंटरकनेक्टेड हो गए। तो यहां पर डीनेचुरेशन सेकेंडरी का, टर्सरी का और क्वार्टरनरी का होगा, प्राइमरी का नहीं होगा। क्योंकि डीनेचुरेशन में क्या होता है कि प्रोटीन अनक्वाइल्ड होते हैं, यानी कि जो पहले क्वाइल के रूप में था वो क्वाइल खुल जाएगा। तो प्राइमरी में तो क्वाइल था ही नहीं, तो खुलेगा क्या? बात समझ रहे हैं क्या? इसलिए प्राइमरी का डीनेचुरेशन नहीं होता है, डीनेचुरेशन सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टरनरी का होता है। आप कहेंगे जी कोई एक मजेदार सा एग्जाम्पल दे दो जो कि सही समझ में आ जाए। सबों के घर में दूध आते हैं, आज एक काम करना, अपना शरीर वगैरह मजबूत कर लेना जूत खाने के लिए, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट करोगे तो जूत ही पड़ेंगे। चुपके से रसोई में जाना, या जहां पर भी मिल्क रखा हुआ होगा उसमें एक नींबू निचोड़ करके छोड़ देना।
क्या होगा, पीएच वैल्यू घट जाएगा क्या? पनीर बढ़ जाएगा। अरे नींबू डालने पर मिल्क का पीएच वैल्यू कम नहीं होगा? तो पीएच वैल्यू चेंज हो गया, वह क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। मिल्क के अंदर जो प्रोटीन है उसका क्या हो गया, डीनेचुरेशन हो गया। ठीक है। उसी तरीके से जो अंडा खाने वाले स्टूडेंट्स हैं वो मार्केट जाना और 2 अंडे खरीद लेना, एक उबले हुए और एक बिना उबले हुए, और दोनों को ब्रेक करके देखना। जो बिना उबले हुए होंगे वो तो सेमी लिक्विड के रूप में आपको मिलेगा, और जो उबले हुए होंगे वह सॉलिड के रूप में मिलेगा, यानी कि गर्म करने पर वह कोगुलेट हो गया। थैंक यू।